दिस चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या थ्योरी ऑफ कॉस्ट अगर आप कह लें, दिस पर्टिकुलर टॉपिक बाय इटसेल्फ थोड़े से कम ही चांसेस हैं इसके आने के. नॉर्मली इट वुड इंटीग्रेट विद योर जिसको कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ कॉम्बिनेशन. लेकिन थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर मेनली जो डिस्कशन होता है वो आपको पता होगा शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन का होता है. You must be able to define short run and long run. In notes, we've talked about how short run के अंदर you have at least one fixed factor and then you can have more fixed factors also, but at least one fixed factor. And long run के अंदर all factors of production can vary. ये आपके essay writing के लिए important है if they've mentioned short run, long run. Short run के अंदर we talk about an idea, law of diminishing marginal returns, also known as law of variable proportion. इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो एक इम्पोर्टेंट आइडिया है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जब हम फिक्स फैक्टर्स में वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि अगर कैपिटल आपका फिक्स फैक्टर है और उसमें आप लेबर ऐड करते हैं, तो इनिशियली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीसिंग रेट्स पे आती है और फिर वो डिमिनिश होके डिक्रीसिंग होना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स हाउ योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लुक्स लाइक. ओके. इस एमपी का हमने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी वांट टू इवेंचुअली शो अ रिलेशनशिप विद द लॉन्ग रन यूजुअली, तो हम एक रिलेशनशिप ये बनाते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट के साथ. नाउ जस्ट इमेजिन अगर आपके पास कोई फिक्स फैक्टर्स हैं उसमें आप वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते हो, जैसे अगर आपके पास एक जमीन है, एक एक ट्रैक्टर है और उसके ऊपर आप फार्मर्स को ऐड करते हो, तो शुरू के अंदर आपकी को इंक्रीसिंग प्रोडक्टिविटी मिलती है, इंक्रीसिंग रिटर्न्स, व्हिच मींस के यू गेट अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ी सी जमीन है फ्यू एकर्स की और उसके ऊपर आपके पास एक ट्रैक्टर है और सिर्फ एक फार्मर है, तो आपकी जमीन की यूटिलाइजेशन और आपके ट्रैक्टर की यूटिलाइजेशन बहुत ही खराब होगी. बिकॉज एक बंदा सुबह से शाम ट्रैक्टर पे तो काम नहीं कर सकता. ही माइट नीड टू टेक ब्रेक्स और might need to work on the land without the tractor, and that's when the land is not being utilized by the farmers on the extreme other side, because एक वर्कर पूरे का ये एकर्स को तो नहीं हैंडल कर सकता ना. और ट्रैक्टर भी हर वक्त तो नहीं, जब वो जमीन पे काम कर रहा है तो ट्रैक्टर आइडल पड़ा है. दैट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स. तो व्हेन यू ऐड लेबर, व्हाट हैपेंस इज के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाता है, विच कैन ऑल्सो से कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, मेरा जो आउटपुट की प्रोडक्शन है, फॉर एवरी लेबर दैट आई एम एडिंग, द कॉस्ट इज फॉलिंग डाउन. व्हाई इज द कॉस्ट फॉलिंग डाउन? बिकॉज हर एक्स्ट्रा बंदे की आने की वजह से एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस होगा पर पर्सन. तो जहां हर एक्स्ट्रा वर्कर से आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपको हर टनेज की प्रोडक्शन में मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी. लेकिन फिर जब फिक्स फैक्टर का कंस्ट्रेंट आना शुरू हो जाता है एंड ईच एक्स्ट्रा लेबर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज द प्रीवियस गाय, that means your marginal cost will start to rise also. And this is how the marginal cost curve basically comes. डिस्कशन में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करते हैं तो जो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है, इट इंक्रीजेस एट फर्स्ट, इट पीक्स एंड देन द एवरेज प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स टू फॉल डाउन. इसका रिलेशनशिप ऑब्वियसली जब हर एक्स्ट्रा लेबर की एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी हर टनेज की प्रोडक्शन की जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरनी चाहिए. और फिर अगर हर एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स टू फॉल डाउन तो ऑन एवरेज आपको हर टनेज की प्रोडक्शन महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी, एंड देयरफॉर वी हैव द एवरेज कॉस्ट.
This diagram right in front of you is very, very important. This नीचे वाला, ये आपका short run का scenario है. Okay? These are short run scenarios where you have the diminishing returns and how average cost and marginal cost reflects that short run का concept. लेकिन long run के अंदर हम दो ideas को discuss करते हैं because remember all factors of production can vary. So we discuss economies of scale versus diseconomies of scale, and we discuss increasing return to scale ka concept. You might need to look into the theory for this, but ये आपका क्योंकि long run का होता है idea, तो what we know is कि आपका long run average cost curve जब एक business expand करता है तो your LRAC falls at first up to a particular point. Actually इस point को हम marginal efficiency scale कहते हैं, and then it starts to increase, जिसको आप diseconomies कहते हो. This portion is economies of scale, this portion is diseconomies of scale. जब हम ऐसे देखेंगे तो we'll talk about it in details. लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पीछे जो इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस होते हैं और वो क्या रीजंस होते हैं, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड in our coming essay basically. तो ऑनेस्टली मेन जो आइडिया है वो चैप्टर का ये है. फिर शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है, जो हमने ऑनेस्टली एसेज में कुछ खास नहीं देखा है, बट हमने उसको केस स्टडी के अंदर जरूर देखा है. सो केस स्टडी के हिसाब से वी नीड टू बी माइंडफुल. अब एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं. सो दिस इज नॉट फ्रॉम पास्ट पेपर्स, बट दिस क्वेश्चन बेसिकली फॉलोज द पैटर्न ऑफ पास्ट पेपर. ठीक है. 20 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर 3 के अंदर. बेसिकली एक आपका केस स्टडी होता है सेक्शन ए में 20 मार्क्स का. सेक्शन बी के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 2 माइक्रोसाइट का, और ईच क्वेश्चन इज वर्थ 20 मार्क. And then section C, you have to do one out of a choice of 2. It's on macro, and that's also 20 mark. तो ये 20 marks करके आपका पेपर जस्ट लाइक AS बनता है अबाउट 60 मार्क्स का. ठीक हो गया. अब ये क्वेश्चन है फॉर 20 मार्क. How will the examiner check it? The question says, discuss how a firm may experience diminishing returns in the short run, but enjoy economies of scale in the long run. Okay? Use appropriate diagrams to support your answer. If you notice, your question has 2 parts in it. पहले पार्ट के अंदर एक फर्म का डिमिनिशिंग एक्सपीरियंस की बात की है उन्होंने, कि एक फर्म जब फिक्स फैक्टर्स में वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करता है तो हर वेरिएबल फैक्टर की वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती है. सो दैट डजंट साउंड सो पॉजिटिव. डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट मीन्स हर लेबर की प्रोडक्टिविटी इज फॉलिंग डाउन. लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करती है. दैट्स अ गुड थिंग. शॉर्ट रन में समथिंग नेगेटिव, लॉन्ग रन के अंदर समथिंग पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. तो फॉर अ 20 मार्कर, योर Cambridge requires your answer in assessment objective terms. Assessment objective 1, just like AS, is knowledge and understanding. And assessment objective 2 is analysis. And assessment objective 3 is evaluation. ठीक हो गया. अब होता यह है कि these two are combined. 20 मार्क्स के अंदर these two are combined,
and 14 marks is maximum 14 is devoted to it. Evaluation के लिए 6 marks are devoted. Okay? Your answer will be checked in levels. Level 0, level 1, level 2, and level 3. You might see some resemblance to AS के अंदर जो 12 marker था, right? It is similar. But content क्या होना चाहिए उसमें फर्क. Level 0 simply means there is nothing valuable relevant to the question asked. Theories are wrong, ideas are wrong, too much wrong stuff, or maybe the answer is not. You've tried to attempt, but it's just bad. एक आध line लिख के छोड़ दिया आपने. Level 0. Level 1 के अंदर they have given the examiner discretion of 1 से लेके 5 mark आपको मिल सकते हैं. This means that you've defined some of the terminologies like short run, long run, basic economies of scale, basic, you know, productivity theory के कुछ ideas आपने बताए हैं, but you're really not answering the question, which is फर्म का एक्सपीरियंस इन द शॉर्ट रन और वो लॉन्ग रन से कैसे लिंक करता है. लेवल 2 is 6 to 10. This is you making diagrams, perfect explanation of the short run theory, perfect explanation of economies of scale, giving the good examples of economies of scale, all of those things, good enough information, different types of economies of scale and all. However, your answer is missing the link between ये short run इस long run के साथ कैसे connect हो रहा है. For that, we have level 3, 11 to 14 marks की range. Okay? So if you notice, the examiner has a lot of room and discretion. So that means your ability to remember the content in every chapter and your ability to mainly just throw that information first. The theory, remembering the theory, definitions, diagrams, just putting those informations out the question में relevant. That will give you up to level 2 के grade marks. Level 3 पे जाने के लिए you need to make the connection. And there is a connection of short run with the long run. We'll talk about that. Then for evaluation, evaluation is also tested in levels. You have level 0, you have level 1, and you have level 2. Level 0 means there is no evaluation. You have not made any kind of argument or discussion जो एक फर्म का एक्सपीरियंस जो वो कह रहे हैं शॉर्ट रन में डिमिनिशिंग लॉन्ग रन में इकोनॉमीज कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और नहीं हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. एएस की इवैल्यूएशन और A2 की इवैल्यूएशन में बहुत फर्क है. A2 की इवैल्यूएशन इज मच मोर सिंपलर. All you have to do is write the limitations of the theory or the counter argument. Level 1 में you get up to 1 to 3 mark and level 2 के अंदर you get 3 to लेके 6 mark का discretion है examiner के. ठीक हो गया? So this is how your 20 markers will be. By the way, A2 ka threshold is on the higher side because you're required to remember a lot of information and just based on the key terms, you just keep throwing those informations out. Okay, Ji. So let's start our essay. First part is firm experiences diminishing returns in the short run. So I want to talk about that information ताकि मैं level 1 के लिए qualify कर दूं. उसके लिए सबसे पहले diminishing returns in the short run के लिए मुझे short run को define करने की जरूरत है. Short run क्या होता है? Short run एक वो time period होता है जिसमें there is at least one fixed
factor of production. Example could be, it can be the building, you know, like it could be like the size of फैक्ट्री. आई थिंक मेरे लेक्चर्स के अंदर इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री मैंने मेरा ख्याल है फार्म लैंड की बात की है, सो इट कुड बी लाइक द नंबर ऑफ फार्म लैंड या नंबर ऑफ tractors. That's capital, by the way. All of these are capital. These are man-made things, except for farmland. This can be your natural resource, right? ये सारे आपके fixed factors होते हैं. While the variable factor, उसकी continuation करोगे फिर, while the variable factor in our examples usually is the labor. Meaning, what you're saying is that in a fixed factor, which can be factory, farmland, or tractor, you're increasing and decreasing the number of labor. ठीक हो गया? Once you have this, the most important definition that you need to place in is, उसके फौरन बाद, is the definition of law of diminishing marginal returns. This essay cannot continue without law of diminishing marginal returns की definition, which is what? अगर मैं पूरी लिखने जाऊं, तो which is that it states that when more and more units of a variable factor factors are added to fixed factor, the marginal product. Oh, I'm using a term which I haven't defined. I should define this also. The marginal product will eventually begin to fall. So what I need to do is, because I've used this term, जो कि examiner, will assume the examiner is a layman, he does not understand economics, he's never studied economics, and now, we need to explain him the whole idea. तो मेरे ख्याल में law of diminishing marginal returns के साथ I need to define some of the terms like marginal product and average product. Marginal product क्या होता है? Basically, marginal product is the way we define it is the additional output produced by additional worker hired. Okay? And average product basically क्या होता है? It is output per person, basically. Output per input. Meaning, example would be it's an output per worker. It's an average, right? कि एक बंदे ने कितना ऑन एवरेज आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है. ओके, सो होता ये है, this is the point where I think I can introduce a diagram. Okay? Diagrams are fundamental. Diagrams are used, they're asked for, even if they're not asked for, every single chapter we're going to do, उस चैप्टर के अंदर जो है हम डायग्राम बनाएंगे, because every theory is proven by that. तो होता क्या है, this is how our marginal productivity of labor goes. This is how our average product goes.
and then it starts to fall. ठीक है? Average product for labor. In fact, what I'm gonna do along with this is, क्योंकि मुझे पता है where it will eventually lead to is my average cost. So this is what I'll do. This is quantity. This is not quantity of labor, by the way. This is number of output being produced. And this becomes my marginal cost and average cost ka diagram. The relation that I have to take care of, I'm just putting the diagram, then we'll do the explanation of it. एक दो की पार्ट्स हैं जहां पे इसका रिलेशनशिप इक्वल बिल्ड होना चाहिए. I'm gonna be mindful of doing that. तो first my average cost, जब मेरा marginal product was rising, sorry, when my marginal product was rising, my average product is falling. And then when my marginal product is falling, my marginal cost starts to rise. And जहां मेरा average cost is, sorry, my average product is going up, my average cost is gonna be going down. और फिर जब average product गिरेगा तो my average product will rise. ये एक relationship है which needs to be explained. Let me introduce a small SRAC. I'm introducing that this is a short run average cost curve because मेरी पूरी जो थ्योरी का डिस्कशन चल रहा है वो शॉर्ट रन रिलेटेड चल रहा है. तो इसकी वजह से it is fine if I use this term short run average cost. How should I explain now this whole thing that I have done? ठीक है, I can give reference that let's say this is my figure 1 and this is my figure 2. ठीक हो गया ताकि मैं इससे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकूं. सो बात ये हो रही है, I'll start my next paragraph and I'll say like as shown in like figure 1. Okay, in figure 1 what is happening? So what is happening is that at first, as quantity of labor is added to fixed factors, workers can become specialized. You remember the whole thing that I said कि ट्रैक्टर रखा हुआ है और आपके पास वर्कर है, एक ही बंदा है, वो सही से यूज नहीं कर रहा है उसको. तो अगर हम एक बंदे को ट्रैक्टर दे देते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाओ पूरा दिन, दूसरे बंदे को कहते हैं कि ये लो आप शवल वगैरह उठाओ और आप जमीन के ऊपर शुरू हो जाओ, तो दोनों बंदों की स्पेशलाइजेशन हो सकती है. राइट? सो एंड मेक better use of fixed factors. ये हम देख रहे हैं कहां पर? मैं अपने डायग्राम में ये पॉइंट ए लिख लेता हूं. यू सी दिस पॉइंट ए? पॉइंट ए के अंदर ये आपको नजर आ रहा है. इसको आप कहते हैं, इस सिचुएशन को आप कहते हैं इंक्रीसिंग रिटर्न्स. We are experiencing increasing returns after this. Okay, at this point. फिर बी फेज में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो देन आई विल कंटिन्यू फिगर 1 का ये एक्सप्लेनेशन. However, however, after a certain point, actually I can actually mark like also कि Q1 मैंने mark कर दिया. After a certain point Q1 in my diagram, I marked कि Q1 के ऊपर क्या हुआ कि adding more workers cause
you can say congestion or inefficiency. What I mean to say over here is कि क्या हो रहा है कि वर्कर्स बहुत ज्यादा हो गए। कोई बंदा स्पेशलाइज कर रहा था, वो ट्रैक्टर, अब देखो ट्रैक्टर तो एक ही है, तो आपने पहले वर्कर्स को स्पेशलाइज किया कि आप फार्म लैंड पे काम करें, एक ही बंदा ट्रैक्टर चलाएगा। फिर आपने कहा एक बंदा थक जाता है, दो बंदे चलाएंगे, सिस्टम बेहतर हो रहा है, राइट। बट अब आपने दो बंदे आ गए, दो बंदे अपनी अच्छी शिफ्ट लगा सकते हैं 8-8 घंटे की, अब आपने एक और बंदे को ट्रेन कर दिया, अब क्या होगा? अब ट्रैक्टर का टाइम जो है, नाउ दे हैव टू ब्रेक इट डाउन अमंग्स 3 पीपल, और इफ यू हैव वन मोर पर्सन, अब चार बंदों के बीच में, सो एवरीवन इज गेटिंग लेसर टाइम नाउ नाउ दैट्स अ फील ऑफ कंजेशन कि जमीन के ऊपर आपने बहुत फार्मर्स लेकर आ गए, आपने बहुत ट्रैक्टर ड्राइवर्स लेकर आ गए, और अब हर बंदे की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरना शुरू हो गई है। बिकॉज रिमेंबर, each worker now has less equipment to work with, right? So each additional worker has less equipment and space to work with. So टोटल आउटपुट की जहां आप बात करो, लेबर ऐड हो रहा है, टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। So total output still rises, but at a slower rate. Also, I haven't made this diagram. By the way, I think it's a good diagram to also make. So this stage, जब ये diminishing आना शुरू हुआ है, this stage is called diminishing returns. So let me make that total output का भी diagram over here on the side, ताकि आप उसके साथ भी reference कर सकें about ये जो मैंने एक total के साथ इसका एक connection बनाया है। I think you should always do that. टोटल को भी जरूर बनाया करो। So this is what's happening, और मैं इनके कलर्स ऐसे करता हूँ कि आप उसके साथ लिंक कर सकें। तो जब आपको इंक्रीसिंग रिटर्न्स मिल रहा है ना, इधर ये जो इंक्रीसिंग रिटर्न्स है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपका टोटल आउटपुट एक्चुअली स्पीड पकड़ता है इस तरह से। ठीक है, ये टोटल आउटपुट इंक्रीसेस इस तरह से Q1 तक ना, एक स्पीड से टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा। फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा ना, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, सो इट शुड स्टार्ट टर्निंग। ये आपका टोटल आउटपुट का पॉइंट होगा। सो दिस वुड बी द पॉइंट, अगर ये एमपी जहां जीरो को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, राइट ओवर हियर, इफ यू कैन सी, तो ये पीक पॉइंट होगा। इस पीक पॉइंट के बाद जो है, इसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एमपी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई डिड नॉट फैक्टर इन, बट एटलीस्ट जो हमारा पहले दो पार्ट्स हैं, जहां मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा है, दैट एक्चुअली रिलेट्स टू दिस पार्ट इन फिगर 3। ठीक हो गया? ओके जी। So if you want, you can do the whole farmers का example, and you can write an example for me. You can even एक और मैं example दे देता हूँ just for your knowledge purposes. Let's say मैं कह लेता हूँ कि एक small bakery ले लेते हैं। अब एक small bakery है, उसके पास एक ही oven है, right? That's a fixed factor. तो आप क्या करते हैं, आप ज्यादा वेरिएबल फैक्टर ऐड कर लेते हैं, विच इज द बेकर। ओके, सो अब क्या होगा, एक अवन है, एक बेकर है, while the baker is doing all the mixing and all of that, oven एवी बस रखा हुआ है, and it is wasting time, it is not getting used properly, right? तो आपने क्या किया, आपने उस बंदे के साथ जो है एक और बंदा लगाया, काम तेज अप हो गया, एक और बंदा लगाया, काम और तेज अप हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बंदे का बैच रेडी हुआ, आपने उसको अवन के साथ लगा दिया, आपने दैट गाय इज देयर विद द अवन, एंड उसने जो है पहली अपनी लेट्स सपोज अवन के अंदर फर्स्ट ट्रे डाल दी है।
Now the tray is being made while the other two workers are prepping on their trays. क्या हो रहा है कि अब पहली खत्म हुई, दूसरे की ट्रे रेडी हुई, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। एक के बाद एक जैसे जैसे अवन से ट्रेज निकल रही हैं, आपके बंदे एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेबर होगा जिसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली टाइमली चीज चल रही होंगी। अब इसी सिस्टम में एक बंदे को और ऐड कर दो, फिर क्या होगा कि अब ट्रेज ज्यादा जल्दी रेडी हो रही होंगी और बंदा खड़ा हुआ होगा कि वो उसकी ट्रे बनी हुई है, नाउ व्हाट इज ही सपोज टू डू, बिकॉज फिक्स फैक्टर कंजेशन आना शुरू हो गया है। तो नाउ ही हैज टू वेट फॉर हिज ट्रे। जैसे ही वो बंदा अपना ओवन से निकाल के अपनी ट्रे लेके मूव करेगा, दैट गाय इज गोइंग टू पुट हिज ट्रे। तो इसमें क्या होगा कि होल्ड अप क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। You can even call it a bottleneck sort of a situation that can come arise, but that is the explanation that we are talking about in this whole explanation. अब क्योंकि मुझे एलआरएसी पे भी जाना है, लेकिन एलआरएसी पे जाने से पहले ये जो मेरा फिगर टू है, मुझे उस एवरेज कॉस्ट, बिकॉज रिमेंबर एलआरएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। अभी मैंने जो प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कनेक्ट करना जरूरी है, वरना शॉर्ट रन एसी को मेरा एलआरएसी के साथ कनेक्शन में कैसे दूंगा। तो दिस इज द पिवटल पॉइंट which I'm going to write about right now. So I'm going to say, like, so whatever I've explained upper, this has a direct effect on costs. ठीक है? So when marginal product falls, marginal cost rises. अब मैं थोड़ी सी abbreviation कर रहा हूँ just to speed up the process. You first time you have to write the whole thing, and then you can do the shorter abbreviations. So MC rises because each additional unit of output now requires more input। ये आपका बेसिकली फिगर टू के अंदर मैंने शो किया हुआ है, द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, दिस पॉइंट राइट हियर ऑन माय डायग्राम। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एट दिस पॉइंट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व therefore becomes U-shaped first falling due to increasing returns। तो आपकी एवरेज कॉस्ट शुरू में गिरती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड देन rising because of diminishing returns। यहां मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं डायग्राम पे जाके दोबारा, जस्ट सो दैट वी हैव परफेक्ट क्लैरिटी। अगर आप नोटिस करें, हर एक्स्ट्रा लेबर जब आप हायर करते हैं, हर एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीज होती है। जब ये हर एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आपका एवरेज लेबर का आउटपुट भी राइज कर रहा होता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस न्यूमेरिकली राइट। फिर आपका जो है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है, तो क्या होता है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि इन एक्स्ट्रा लेबर्स के ऊपर, क्योंकि आपका हर एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी स्टिल अबव द एवरेज स्टिल कंटिन्यूज टू राइज टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट के बाद हर एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी goes into goes below the average, so it starts to pull the average down। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग इन फिगर टू ऑल्सो, कि जब तक आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स के, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फायदे मिल रहे हैं,
उस वक्त तक आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती है, बट जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाता है आपका एवरेज कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाता है। मेरी नजर में यहाँ पे इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना बहुत फंडामेंटल है, दैट वी कैन से, ये जो यू शेप की मैंने बात की है ना, टू फर्दर explain the idea that as long as marginal cost is less than average cost, your average cost will continue to fall. फिर जैसे ही marginal cost is greater than average cost, your average cost will start to rise. ठीक है? This idea basically gives the U shape of the short run average cost. Now, spent quite a lot of time. You do all of this, and I give you 5 marks because you know what? आपने जबरदस्त तरीके से मुझे level 1 के लिए at least first part of the essay explain कर दिया है. Do you see how lengthy? So just to give you a time sense, you have about 40 minutes to write an essay. ठीक है? And 10 मार्क जो हैं वो आपके बेसिक इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के हैं और इसकी डेफिनेशंस वगैरह के लिए हैं। ठीक है, फिर हम जल्दी से जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द एसे, विच टॉक्स अबाउट द लॉन्ग रन। So first you define what is long run. So you're going to say by long run के अंदर all factors of production are variable. Labor, capital, all of these things can change. So I can give an example that, you can even like build larger factories, factory, right? या फिर you can increase the number of land, or you can buy more tractors. So आप ये सब variable है, including the number of labor. So remember that there is no fixed factor in the long run. If there is no fixed factor, there is no fixed cost. Everything becomes variable. तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि फर्म्स जो हैं वो लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करती हैं. सो दैट्स अनदर टर्म दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, राइट? एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई नहीं होता क्योंकि जब फिक्स फैक्टर ही नहीं है तो देयर इज नो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. ये कॉन्सेप्ट तो रिलाई ही उस आइडिया पे करता है कि वेरिएबल जब आप फिक्स पे ऐड करते हैं तो डिमिनिशिंग इफेक्ट आता है. यहाँ तो वो मसला है ही नहीं. सो व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन नाउ इज समथिंग कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो टू एक्सप्लेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेसिकली आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है. देयर इज अ रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट as the firms increase its scale of production. ठीक है, जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो एवरेज कॉस्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. दैट्स व्हाट द आइडिया इज. यू कैन मेक अ डायग्राम इफ यू वांट. आई थिंक यू शुड. Obviously it's important for us to make a diagram here. तो हम जो है एक डायग्राम बनाएंगे इधर, जिसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट को पहले ड्रॉप करेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे. दिस इज हाउ LRAC लुक्स लाइक. मैं अपने इस फिगर 3 4, बल्कि दिस वन इज फिगर 4. फिगर 4 के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आइडिया यहाँ फ्लोट करूंगा. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आइडिया इधर पूरा लिखना प्लीज. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस तरह से नहीं करना जैसे मैंने किया है, प्रॉपरली लिखना. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब बात आती है तो यू आर रिक्वायर्ड टू give some examples of economies of scale. Okay, तो पहला आप एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जो हमें एक अच्छा एग्जाम्पल है और जो हर किसी को आराम से समझ आता है. It is about the purchasing economies of scale. So you're going to define it.
how we talk about bulk purchase discounts, तो प्लीज इसको खुद आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। बल्क बल्क परचेज डिस्काउंट्स, तो जब फर्म अपना स्केल बढ़ाती है तो वो लार्ज स्केल परचेजिंग करती है। स्केल परचेजिंग में उनको एवरेज कॉस्ट ड्रॉप करने को मिलता है। दूसरा, इट कुड बी फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या होती है? व्हेन अ बिजनेस बिकम्स लार्ज, देयर इंटरेस्ट रेट फॉल्स, बिकॉज बिजनेस के पास अच्छे खासे एसेट्स होते हैं, वो लेस रिस्की हो जाता है, तो banks are interested in doing business with them because it's safe money, risk level falls, interest rate falls, basically. Number three we can have is technical economies of scale. टेक्निकल इकोनॉमीज होती है कि जब आप लार्ज स्केल हो जाते हो तो यू कैन एक्चुअली अफोर्ड एडवांस्ड मशीनरी और टेक्नोलॉजी। आपको लेबरस काम नहीं करना होता, आप ज्यादा कैपिटल बेस्ड ऑटोमेशंस की तरफ जा सकते हैं, जो लार्ज स्केल जैसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में देखते हैं। तो यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो तीन के बाद आप चौथा भी कर सकते हैं। यू कैन इवन राइट अबाउट द होल, यू रिमेंबर द मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है कि आप हाई बजट एडवर्टाइजमेंट बनाते हो और फिर उसको ग्लोबली हर जगह यूज करते हो, राइट? तो जब आप लार्ज स्केल क्वांटिटीज बनाते हो तो और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपकी जो वो एवरेज कॉस्ट है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। और अच्छी बात ये होती है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन करके उसको लार्ज स्केल के ऊपर बिल्कुल कॉस्ट वाइज मिनिमाइज कर देते हैं, राइट? सो उससे बड़ा आपको एडवांटेज इमेज भी मिल जाती है और इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। सो दैट्स दैट। ये आपने कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कुछ वो आइडियाज एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद यू नो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें आपका डायग्राम सिर्फ नीचे तो नहीं गिर रहा ना। आपका डायग्राम पहले नीचे गिर रहा है और उसके बाद बढ़ता है, क्योंकि यू डोंट ओनली एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, you also experience something called diseconomies of scale. So we haven't spoken anything about that. So we want to talk about that कि दी जो आपका एल आर ए सी है, फिगर 4 के अंदर, फिगर 4 के अंदर जो आपका एल आर ए सी है, उसके अंदर शुरू के अंदर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो करता है, विच शोज कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं आपकी एवरेज कॉस्ट ड्रॉप हो रही है। ठीक है। However, okay, we like this word, however, for a counter narrative. So, however, after a certain point, you can mark that point in terms of quantity. However, after a certain point, uh, diseconomies of scale uh, can occur, okay, where जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स टू गो अप ना। ऑब्वियसली जब आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रीजंस दिए हैं तो थोड़े बहुत डिस इकोनॉमीज के भी दें जरूर। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुड हैपन बिकॉज ऑफ पुअर, व्हेन योर बिजनेस बिकम्स टू लार्ज देयर इज पुअर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से जो है बिजनेस बहुत स्लो और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। you have those managerial problems, मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं जिसको, जिसके अंदर आपके बहुत टीयर्स हो जाते हैं एंड डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। यू हैव लेबर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेबर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी द लेबर बिकम्स एलियनेटेड बिकॉज वो एक ही स्पेशलाइज काम करता है, वो बोर हो जाता है, मोनोटोनस हो जाती हैं चीजें, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क दैट इफेक्टिवली। तो फिर आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। ये वाला एक आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, ये जो हमारा LRAC का लोएस्ट पॉइंट आया था ना, lowest point, this lowest point is also called something MES. MES basically आपका first point होता है on LRAC where average cost minimizes. Obviously there's more to it, but it's a good idea to sort of like bring this. ये आपका average cost का जो minimum point होता है. तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई कैन गिव यू लेवल 2 के पूरे 10 मार्क ओवर हियर, डायग्राम भी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डिस्कशन भी हुई है। नाउ फॉर अ लेवल 3 आई नीड टू टॉक अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का आपस के अंदर लिंक, एंड दैट लिंक मस्ट बी मेड इन आवर लेक्चर्स ऑल्सो. Actually, it's a good idea to make a diagram. It just makes the point for us. होता क्या है, शॉर्ट रन के अंदर बिजनेस की प्रोडक्शन होती है. ओके, शॉर्ट रन में बिजनेस की प्रोडक्शन दिखती है, और लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस की प्लानिंग नजर आती है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब एक बिजनेस प्रोडक्शन करता है, क्या मतलब कि मेरे पास एक जमीन है, एक ट्रैक्टर है, मैं लेबर ऐड कर रहा हूं, प्रोडक्शन क्रिएट हो रही है, आई कैन फिजिकली सी दैट हैपनिंग. ये शॉर्ट रन है, क्योंकि ना मैं जमीन खरीद रहा हूं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ना मैं ट्रैक्टर्स चेंज कर रहा हूं, मैं एक सर्टेन फिक्स फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स ऐड कर रहा हूं. तो व्हाट इज हैपनिंग इज that my average cost, sorry, my marginal cost is like this, and my short run average cost is like that. ये मेरी प्रोडक्शन का स्केल ऑफ द साइज है. एंड यू कैन गो इन द लेक्चर्स, आई हैव डन अ वेरी एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, कि किस तरीके से शॉर्ट रन लॉन्ग रन को डिराइव करता है. ओवर हियर आई एम जस्ट गोना क्विकली गो थ्रू एंड शो द लिंक. लेकिन एक शॉर्ट रन में जब प्रोडक्शन हो रही है, तो एक बिजनेस जब अपना स्केल बढ़ाता है, तो उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से पहले एवरेज कॉस्ट गिरती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू हो जाती है. ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो है. फिर फर्म एक्सपेंशन करता है, और जब वो एक्सपेंशन हो जाती है, एक और जमीन खरीद लेता है, एक और ट्रैक्टर खरीद लेता है, अब उसमें जब वो लेबर ऐड करता है, तो क्या होता है कि उसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अब नया बनता है, सेकंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जिसमें उसकी दो जमीनें, दो ट्रैक्टर को फैक्टर इन करके आप बनाते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर उसका जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बन जाता है. फिर ये बिजनेस दोबारा से और मजीद एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से और लैंड वगैरह खरीदता है और कैपिटल खरीदता है, और उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में और मजीद इंप्रूवमेंट्स आती हैं. So if you notice what is happening as we are going forward in this discussion is कि over the period of time, जैसे जैसे मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर रहा हूं, मेरी एवरेज कॉस्ट ड्रॉप होती जा रही है. ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जिसके अंदर आप अगर देखें तो आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आ रही है बिजनेस की एक्सपेंशन की. जब वो एक जमीन एक ट्रैक्टर के साथ था, फिर वो दो जमीन दो ट्रैक्टर के साथ हुआ, फिर वो तीन जमीन तीन ट्रैक्टर के साथ हुआ, सब शॉर्ट रन थे. और जब हमने ब्लू को देखा, तो ये एक पूरी एक बड़ी पिक्चर दिखा रहा है, जिसमें आपका लैंड भी चेंज हो रहा है, लेबर भी चेंज हो रहा है, कैपिटल भी चेंज हो रहा है. राइट? तो ये आपकी लॉन्ग रन सिनेरियो हो गई. तो ये हुआ. फिर उसके बाद जब आप फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, समटाइम्स द बिजनेस बिकम्स टू लार्ज टू हैंडल, और आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि आपका फिर मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट जो है, LRAC, वो राइज करना शुरू हो जाता है.
So we're going to make this diagram. This is important for a level 3 part. And then I'm going to just, write a small paragraph or something making the link, something like that the short run and uh, the long run, average, short run and long run average costs are connected as many short run average cost curves makes up long run average cost curve. ठीक है. Each short run average cost represents the cost for a different plant size या land capacity. ठीक है. When firm expands in the long run, it moves from a higher SRAC to a lower SRAC, achieving economies of scale. तो ये मेरा क्वेश्चन से मैंने फाइनली कनेक्शन बना लिया है कि शॉर्ट रन के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग इवेंचुअली लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने में पूरा असिस्ट करता है. There's more that I can write for this connection wala part. Like, for example, I can even write that, therefore, a firm may face, therefore, firm may face diminishing returns within existing plant, causing average cost to rise. लेकिन फिर जब uh, scale increases, as scale increases, um, economies of scale comes and average cost falls. कुछ इस तरह से. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, ये कोई कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स नहीं है. ठीक है. They both sort of like works together. The only difference that we have is कि ये दोनों एक डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर है. ठीक है. शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन. और शॉर्ट रन लॉन्ग रन को जो है एक सॉर्ट ऑफ असिस्ट करता है. अगर मैं वही अपनी एग्जांपल ले लूं ऑफ द बेकर, कि पहले मैं किस तरह से एक अवन के साथ काम कर रहा था एंड एज आई वाज हायरिंग मोर वर्कर्स, इवेंचुअली क्या हुआ, मेरा हर एक्स्ट्रा बेकर जो मैं हायर कर रहा था उसकी प्रोडक्टिविटी लिमिट हो रही थी. लेकिन जैसे ही मैंने एक और अवन, लेट्स से मैंने एक और अवन ले लिया या लार्जर किचन ले लिया, so what is going to happen is now my workers and my efficiency, I'm going to start getting advantages in terms of bulk purchasing, in terms of the reuse of my kitchen and oven, and average cost will start to fall down. ये आपका honestly आंसर हो गया है. up to 12 marks, 14 marks, 13, 14 usually आपको मिलेंगे नहीं. You qualify for a level 3, you get a 12 mark. That's good enough. That's the best you can get for AO1 and AO2. अब जब हम लेवल 3, सॉरी, इवैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3. ठीक है. अब इसके अंदर हमने कुछ टफ बातें करनी है. ठीक है.
इवैल्यूएशन करनी है, कुछ लिमिटेशन की बात करनी है, किस हद तक देयर इज अ रिलेशनशिप एंड लिंक। ओके, मेनली व्हाट आई एम थिंकिंग इज, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने का बोला है, मैं डिस इकोनॉमीज पे बात कर सकता हूँ। तो मुझे तो मेन जो यहाँ पे एक आसान लग रहा है कि मैं AO3 के अंदर जो मैं लिख सकता हूँ, दैट इज अबाउट जैसे हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आपको अचीव होता है तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती है, राइट। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपना स्केल बढ़ाते हैं, आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो राइज करना शुरू हो जाती है। और वो क्यों राइज हो रही होती है, तो आई माइट इवन डिस्कस एक आई एम गोना ब्रिंग दोस थिंग्स back up in a very brief way because I've explained it thoroughly before, because I'm evaluation is like culmination of everything that I've written in the analysis and all. So why is this happening? The reason why this is happening is because of the labor diseconomies of scale. It is happening because of the communication diseconomies of scale, right? This is happening because of um, your managerial diseconomies of scale. I've also talked about um, risk-bearing wala diseconomies of scale also. So when a business becomes too large, you start getting all of these problems. ठीक है? अब would you not, और how quickly, at what level of output, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि कितने लेबर पे आपकी, आप कितने स्केल के ऊपर या कितने लेबर के ऊपर आपका डिक्रीसिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा नहीं आएगा। तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एक्सटेंट the extent of economies of scale depends on, let's say, type of industries. It depends on the type of industry. For example, अगर हम बात करें कार या ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, या अगर आप बात करें ऑयल रिफाइनरी के केस के अंदर, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, they are large and important because you rely on expensive capital, or you are in like a very capital intensive method। ठीक है। सो आपको बहुत बड़ी लार्ज स्केल क्वांटिटीज के ऊपर आप जा सकते हैं एंड यू विल स्टिल कंटिन्यू टू अचीव योर economies of scale, and you can billions of dollars का काम कर सकते हैं while achieving economies of scale। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी इंडस्ट्री की बात करूं, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्कूल की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ना वहां पे थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। Because once you start becoming too big, मसला ये है कि प्रोडक्शन जो है दैट, या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो बहुत ज्यादा हेविली रिलायंट है, डिपेंड्स ऑन लेबर, राइट, and personal attention and things like that, personal attention. So when the business becomes too large, it becomes very difficult for you to sustain. And then the average cost starts to rise per person. And you can see this with every other college. Okay, once this increasing their the number of students they're taking in, initially the average cost falls, the classroom gets filled, better efficiencies and all, but and more domestic staff भी वो hire करते हैं, एक optimum state पे चीजें आ जाती हैं। But then when you start taking in more kids, that's when the diminishing return comes because classroom short पड़ रहे हैं,
यू नो अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, अटेंशन नहीं मिल रही क्लास में, बच्चे आप जबरदस्ती डाले जा रहे हैं, and then the efficiency starts to fall, and then you have to get in a lot of staff and everything to just manage the whole system and computer systems and all of that, and your average cost starts to go up because you need to move on to a more sophisticated thing, you know. तो अब ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ जाए इस पूरी सिचुएशन के अंदर, सो मोर ओवर लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैन चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। सही है। सो जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एआई की बात करते हैं, तो वी नो कि इवन एआई एजुकेशन हो गया या हेल्थ केयर हो गया, उसके अंदर इफ इट्स यूज्ड इफेक्टिवली, इवन दोज बिजनेसेस जिसमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा था, दे कैन इवन पुश their diseconomies of scale even further out, and they can sustain their business and they can continue with their average cost. So ये तुम obviously लिख सकते हो। um, um, So finally, we would like to do in conclusion. अब आपकी evaluation हो गई, फिर आप in conclusion शुरू करेंगे, और ये हर ऐसे की requirement है। ठीक है। So in conclusion, short run के अंदर जो firms हैं, वो law of diminishing marginal returns जो है उनको देखनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स जो हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेती हैं। ठीक है। um, Sometimes in the long run they also go for diseconomies of scale, but at the end the key judgment is that firms should not view diminishing return as a permanent problem, क्योंकि वो क्वेश्चन का फ्रेज क्या था कि एक फर्म अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स लेती है तो वो लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे अचीव कर लेती है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, या योर लास्ट स्टेटमेंट, आई जस्ट मेंशन इट, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, that the key judgment is that firms should not view diminishing returns as a permanent problem. um, by planning for long run growth and improving efficiency, they can move from, that higher average cost short run operations to lower, long run production, and gain, competitive advantage and stuff. तो ये एक आपका पूरा एक एक्सटेंसिव ऐसे है। दिस इज हाउ योर essay is supposed to be, because this is one of our first essays on the topic. That's why I've gone on a limb here and explained in a very extensive manner. कहीं कहीं के ऊपर मैंने extension को छोड़ा भी है। I would like you guys to write this essay in a formal way and get it checked. I've done most of the part. छोटे मोटा जो आपको इसमें add on करने की जरूरत है, a little more details, that I would expect you to do it. You can use your books, you can use my notes, you can use video lectures, all sorts of things, and you can do that.